माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार में ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, वन सेकेंड मेरा माननीय सदस्यगण, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले तो संभव है नहीं। प्लीज सिट डाउन सर, आई एम देयर टू टेक केयर। प्लीज टेक। ये किसी 5 टाउन का नाम बता दें, शहर का नाम बता दें जो इनके अनुसार विकसित हो चुके हैं या स्मार्ट सिटी बन चुके हैं। आज चर्चा में है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। चर्चा में है जया बच्चन जी, जिन्होंने एक नए संबोधन पर सख्त शब्दों में आपत्ति जताई। चर्चा में है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिनके पूछे एक सवाल पर सत्ता सरकार की आंखें गुस्से से लाल हो गई। और चर्चा में है जेपी नड्डा, जिन्हें सदन में आ गया गुस्सा। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सब? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोपहर के 1 बजे थे, राज्यसभा में प्रश्नकाल समाप्त हुआ। बारी थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्किंग को लेकर जो सवाल रखे गए उन पर जवाबों की। सामने आए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जैसे ही खड़े हुए रणदीप सुरजेवाला की आवाज सदन में गूंजने लगी। सभापति ने नाराजगी जाहिर की, आसन से सुरजेवाला का नाम लिया गया। कहा कि क्यों मजबूर किया जा रहा है। हंगामा लेकिन शांत नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही कांग्रेस के समय हुआ काम यानी उसका हिसाब किताब गिनाना शुरू किया, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय को बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इनने छेड़ा है, अब इनने छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को। 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इन किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले कह दिया। विपक्ष के वॉकआउट को सभापति जगदीप धनखड़ ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद विपक्ष पर और भी कड़े तेवर दिखाए। नेहरू से लेकर मोदी तक का जिक्र किया। बताया कि किसानों की फिक्र किसे ज्यादा रही है। मैंने जो उस दिन कहा था, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया। किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया।
यह आपकी प्राथमिकता है। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदी नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े। 66 में 2 बार, 67 में 1 बार, 68 में 3 बार, 69 में 3 बार, 70 में 1 बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में 2 बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी। 75 में, 76 में, 80 में 1-2 बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा। और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े। 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देख। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का जिक्र किया और जेब से निकाली एक पेन ड्राइव। क्या कहा, सुनिए। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत, रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय, 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है, इसको ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय, ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर मैं रखिए। ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, ये रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है, तो उन्होंने कहा, किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। अब शिवराज सिंह के संबोधन से ठीक पहले की राज्यसभा की कार्यवाही को देखते हैं। पिछले दिनों राज्यसभा की कुछ तस्वीरों को पूरे देश ने बहुत गौर से देखा। वो तस्वीरें जिसमें जिक्र था अमिताभ बच्चन का। 5 अगस्त की तारीख थी, 12:42 का वक्त था। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल के बीच सप्लीमेंट्री पूछने के लिए जया अमिताभ बच्चन ए नाम पुकार दिया। जया नाराज हो गई और सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश की। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. मैम एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता हूं। And it signifies
आभा जो मिट नहीं सकती। Take your seat. आई एम वेरी हैप्पी। One second, take your seat. So don't worry. No, no. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू नहीं, किया है, नहीं। पहले नहीं था। हाँ, one second. दोपहर के 12 बजे प्रश्नकाल शुरू होता है। सदस्यों ने अपने अपने सवाल संबंधित विभाग के मंत्रियों के सामने रखे। अलग अलग विषयों पर सवाल थे और उनके जवाब भी दिए गए। सदन में सवाल स्मार्ट सिटीज पर पूछा जाने लगा। 12:38 पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने 5 नाम पूछे, उन शहरों या कस्बों के नाम जो स्मार्ट सिटीज बन चुके हैं। मनवर, ये किसी 5 टाउन का नाम बता दें, शहर का नाम बता दें जो इनके अनुसार विकसित हो चुके हैं या स्मार्ट सिटी बन चुके हैं। सुनिए सर, और उसके बाद एक कमेटी बना दी है मेंबर पार्लियामेंट्स की, सभी पार्टी की। वो जाके वहां देख ले क्या एक टाउन भी विकसित हुआ है या नहीं विकसित हुआ है। मेरा ये कहना है कि लूट का अड्डा बन गया है, लूट की स्कीम बन गई है, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है। सब पता लग गया, 5 नाम बता दें बस। ये पैसा लूटने का एक जरिया बन गया है। आपको प्रमोद तिवारी जी चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। नहीं, मैं चक्रव्यूह में फंसने वाला नहीं हूं। बताइए। मैं तो विषय बता रहा हूं कि 100 शहरों को सबको पता है किस शहर में क्या क्या प्रोजेक्ट्स और ये बनाए गए हैं, ये अप्रूव्ड हुए हैं। अप्रूवल के बाद उन 100 प्रोजेक्ट्स में से 100 शहरों में जितने प्रोजेक्ट किसी एक शहर के अंदर बने हैं और जो कंप्लीशन हो गया है, अभी लगभग 12 शहर ऐसे हैं जिसके सारे कंप्लीट हो गए शहर अन्य कामों में चल रहे हैं और ये कंप्लीशन सबके सब 2025 तक होने हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन से बैठने का अनुरोध करके एक किस्सा सुनाया। किस्सा पूरी होने के बाद फिर बहस छिड़ी। I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified and that was in 2004 or so. So ma'am, the entire nation is proud. Now your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या उसके बाद। एक सेकंड बताऊं मैं आपको। सर ये कई बार मैंने सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। नहीं बट पर मैंने दिस इज इनकरेक्ट सर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट। सुनो सर प्लीज यस मैम। नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। थैंक यू सर। एनीवे आई विल और नॉट जहां prolong तक this आपने whole कहा कि ये discussion। किसका नाम साथ में जोड़े, हाँ। तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है। ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं। आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है। दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड। हाँ, नेशन इज प्राउड। हाँ जया जी प्लीज। सर सप्लीमेंट्री नंबर 4। सर, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि गुड़गांव जो है उसको स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो बारिश हुई वहाँ कमर तक पानी था। मैं वहाँ जाना चाहती थी किसी काम पे, मगर नहीं जा सकी। तो अगर स्मार्ट सिटी की स्थिति ऐसी होगी, और गुड़गांव को छोड़ दीजिए, इस देश के कितने कैपिटल स्मार्ट सिटी में गिने जाएंगे, आप बता दीजिए। मनोहर लाल खट्टर को जया बच्चन ने नाम पर एक नसीहत भी दी थी। खट्टर ने मजाकिया अंदाज में जवाब शुरू किया, बोले कि इसके लिए मुझे अब अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले तो विषय आपने उनको बताया कि नाम क्या है, उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब कहो तो मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है।
मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन अश्योरेंस कमिटी हियर। आपने अश्योरेंस दिया है, अगले जन्म में भी आपने ये अगर अगले जन्म की संसदीय परंपरा के दायरे में अपने आप को डाल दिया है। हाँ, जहाँ तक जिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जहाँ तक गुरुग्राम का विषय है, मैं आदरणीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि गुरुग्राम उस 100 सिटी में नहीं है। हरियाणा में 2 ही उसमें स्मार्ट सिटी में है। एक फरीदाबाद, एक करनाल। एक सेकंड, माननीय सदस्य का आशय था कि गुरुग्राम शोकेस करता है भारत की प्रगति को। वहां पर दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं और अपने अनुभव के आधार पर माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां पानी का बहाव शायद व्यवस्थित नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह 2 तरीके से किया गया है कि एक तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब आपके हाथ में विकास है, विकास की डोरी आपके हाथ में है, तो उसका निदान कब तक कर देंगे, आशा के साथ आपसे पूछा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 9.5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का। मुख्यमंत्री जब बना था 2014 की बात है, मुझे उस समय के दृश्य इफ्को चौक के भी ध्यान है, सिग्नेचर टावर के भी ध्यान है, राजीव चौक के भी ध्यान में है, होंडा चौक के भी ध्यान में है। ये टिप्स पर हैं और आज उन चौक्स के ऊपर किस प्रकार के पैरेलल रोड, जो समतल तो जा ही रही है, फ्लाईओवर भी जा रहे हैं, अंडरपास भी है, 3 मंजिला सड़कें सब बनी हैं। आज वहाँ कोई पानी किसी प्रकार का होता नहीं है। हाँ, वर्षा जब आपकी बात मान रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं। वर्षा जब ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारे जितने भी शहरों की जितनी रचना बनी है, ये एक समय में एक आधा इंच वर्षा यानी 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है एक समय में, तब तो उसका पानी खींचा जाता है। अभी हम देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले 8 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है दिल्ली में, गुड़गांव में, सब जगह। तो इस प्रकार के लगभग 2.5 से 3 इंच की जो वर्षा होती है, उसके लिए अभी कोई शहर इस प्रकार की प्लानिंग अपनी नहीं है। बाकी राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। वक्त हुआ शून्यकाल का। इस दौरान सदन में सदस्यों ने अपने अपने विषयों को रखा। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कैंसर के महंगे इलाज के विषय को सदन के सामने उठाया। संजय सिंह ने बताया कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है जो सरकार के सामने लानी चाहिए। रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन यह है कि देश में 25% कैंसर रोगियों का प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में इलाज हो। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, कैंसर की बीमारी एक इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी है कि आदमी 2 तरीके से टूटता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वो शारीरिक रूप से टूटता है और उसका परिवार आर्थिक रूप से टूटता है। और इसके जो आंकड़े हैं मान्यवर, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। जितनी तेजी के साथ हिंदुस्तान में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, उस पर हम सबको, पूरे सदन को और सरकार को चिंता करने की और कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 22 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है और अकेले 2022 में 9 लाख लोगों की मौत कैंसर से हुई है। माननीय, हमारे देश में कैंसर से इतने लोगों की जान चली जा रही है जितना किसी देश की आबादी नहीं है। मैं देख रहा था देशों की आबादी, भूटान की आबादी 7,80,000 है, गुयाना की आबादी 8 लाख है, लग्जमबर्ग की आबादी 6,53,000 है, मालदीव की आबादी 5,24,000 है। जितनी किसी देश की आबादी नहीं है, उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में कैंसर से मर रहे हैं। वहीं बीजेडी के राज्यसभा सांसद मुजीबुल्लाह खान ने उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में होने वाली देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। बीजेडी सांसद ने केंद्र सरकार से पूछा कि हाईवे क्यों बनकर तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उड़ीसा के बारे में, खास करके नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय,
उड़ीसा सरकार का, उड़ीसा राज्य सरकार का जो रास्ता है, जो स्टेट हाईवे है, वो हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन बाबू जो स्टेट हाईवे बनाए हैं, उड़ीसा के हर गांव, हर गली, हर कूचा में रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। जब तक कोई इंसान नहीं देखेगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा। अगर कंपैरिजन किया जाए स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, तो सोचिए मत, जब कोई घर से निकलता है तो घर वाले पूछते हैं कौन से रास्ता में जा रहे हो। अगर वो नेशनल हाईवे में जा रहा है तो घर वाले ऊपर वाला से दुआ करते हैं, पूजा करते हैं कि वो सही सलामत वापस आ जाए। हमारे उड़ीसा का नेशनल हाईवे का हालत आपको बताना चाहता हूँ। डुबरी चंडीखोल नेशनल हाईवे 53 4 लेन होने वाला है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। राजामुंडा बारकोट नेशनल हाईवे 4 लेन वाला है। नेशनल हाईवे NH 23 वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बरगढ़ बरपाली और बरपाली से बलांगीर नेशनल हाईवे 26 4 लेन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अनुगुल संबलपुर NH 55, कटक अनुगुल 55 ये 4 लेन है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भद्रक बालेश्वर NH 16 वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और झारसुगुड़ा भोजपुर जो वाइडिंग के लिए 49 NH वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे का हालत बहुत ही बुरा है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार की तरफ से भी बोलिए या हम लोग सांसद के हिसाब से भी बोलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं केंद्र सरकार को आपके माध्यम से, जो नेशनल हाईवे का हालत इतना बुरा उड़ीसा में क्यों है, किस कारण वजह से नेशनल हाईवे का हालत ऐसा हुआ है, इतना साल से कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। 1-2 कंप्लीट नहीं होता अलग बात है, लेकिन करीब 6-7 ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है और काम भी बहुत धीमा चल रहा है और वो काम भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि इधर एक साइड में कंप्लीट होता है, दूसरे साइड में रास्ता खराब हो जाता है। अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। राज्यसभा के सीकर जिले से CPM सांसद अमरा राम ने सवाल पूछा कि सहारा और BSL में कितनी राशि का निवेश हुआ था। उन्होंने यह भी जानकारी मांगी थी जब सहारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और मात्र 15,775 करोड़ रुपए जमा किए गए, तो क्या सहारा समूह की और संपत्तियां नहीं बची थी? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शुरुआती जवाब देने की कोशिश की। क्या सहारा संपत्ति नहीं है? जहाँ तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करे, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। लेकिन इस जवाब से अमरा राम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने जवाब मांगा था कि कितने लोगों ने निवेश किया, यहाँ तो सरकार की तारीफ की जाने लगी। सवाल फिर से दोहराया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद जवाब देने के लिए उठी। दोपहर 12:02 हुए पीठासीन जगदम्बिका पाल ने प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। कार्यवाही आगे बढ़ी। दोपहर 12:16 का वक्त हो रहा था
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा साल 2024-25 के लिए अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों को लेकर हुई चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। इस दरमियान जेपी नड्डा ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो विपक्ष को अच्छी ना लगी। हिसाब किताब पर रोक टोक शुरू हुई। जब एनडीए की पहली सरकार आई उसके पहले एक एम्स होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल के अंदर 6 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खुले। और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इनको अप्रूवल दी गई है। 18 ऑपरेशनल है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम चल रहा है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पर यह भी आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान, जरा धैर्य रखो, जरा धैर्य रखो। 22 में से 18 ऑपरेशनल हैं, 18 ऑपरेशनल हैं और 4 पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बैठ जाइए, मैं सबको, आई विल गेट बैक टू यू, बैठिए। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ रुपीस एक पर खर्च हो रहा है। दूसरा recurring amount, please sit down sir, I am there to take care, please take you सभापति जी, आपसे मैं संरक्षण चाहूंगा। मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं। इनको भी इतनी शालीनता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की भावनाओं की भी कदर करें, इसकी इनको चिंता करनी चाहिए। आंकड़ों की तुलना को लेकर संसद का माहौल गर्म हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करना चाहता हूं। मैं जब अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं तो 157 मेडिकल कॉलेजेस। देखिए, मैं सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है तो आप राजनीति कीजिए, अगर सच्चाई सुननी है तो मैं पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपको बता रहा हूं, जिसको आपको सुनना पड़ेगा। 157 मेडिकल कॉलेजेस, 157 मेडिकल कॉलेजेस इन वन गो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 387 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में थे और आज 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और यहां अगर मैं यूजी सीट की, प्लीज सर, प्लीज सिट डाउन, लेट मी आंसर नाउ, सिट डाउन राघवन, आई नो व्हाट यू वांट टू से, प्लीज। Oh Dev, oh my MP, please sit down, I'm talking something very serious। तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूजी he does not understand the member, the honorable member, such a senior member, does not know that this is under PMSSY, which is from the central budget. And now I would like to say about the undergraduate seats. When I talk about undergraduate seats,
the seats have increased from 51,348 to 1,12,112 seats. And this is in PG, and the increase is 118%. 118%. And I would like to inform the honorable member, when I'm talking, I am talking about these medical colleges opened by the government. I'm talking about the government medical colleges. I'm talking about 157 new medical colleges which we have opened. From 387, now it is 731 that we have to understand. And when I talk about the PG seats, it is from 133%, which is 31,185 seats, to from 72,627 seats. सदन में 2024-25 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के कंट्रोल में आने वाले ग्रांट्स के डिमांड पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। दोनों सदनों के महत्वपूर्ण हिस्से को हमने आपके सामने रखा है। आपको आज की संसद वाली सीरीज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।